हमारे साथ हैं प्रेमचंद शर्मा जी, जो हटाल गांव से हैं। शर्मा जी नमस्कार। हमारे डिजिटल सारथी के पेज पे आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जैसे शर्मा जी, ये कोरोना महामारी के चलते काफ़ी लोग शहरों से गांव की तरफ लौटे हैं, काफ़ी समय बाद या काफ़ी सालों बाद, प्राइवेट नौकरियां करके लगभग। उनमें कुछ युवा आया है वापसी, तो उन युवाओं के लिए जो है किस तरीके से आप खेती की तरफ उनको प्रेरित करेंगे कि जो है खेती करें और रिवर्स प्लान के तहत? वैसे तो जो आज का युवा है जो नौकरी के चक्कर में बाहर भाग रहा है, उसे रोकने के लिए होनी तो हमारे पास हाईटेक खेती होनी, ताकि हम जो है उससे जब उसके लिए यहाँ कमाई के साधन हो जाएंगे तभी वो रुकेगा युवा। लेकिन तात्कालिक लाभ के लिए तो हमारे पास, जैसे उत्तराखंड सरकार ने इस समय हेम्प का लाइसेंस लिया है, भांग की खेती का, वो भी हमारे लिए वरदान साबित हो सकती है अगर सरकार इसमें दिल जान से ये चाहे कि भाई हमें इन युवाओं को रोकना है। बाकी अगर हम बगीचे लगाते हैं तो 5 साल तक बगीचे में तो तब इंतज़ार करना पड़ेगा, और वो कहाँ से करेगा? उसके पास उसके लिए खाने पीने का साधन तो चाहिए। इसके लिए हम सब्जी पे ये कर सकते हैं, सब्जी की हाईटेक खेती हमको ये कर सकती है। इसमें अगर सरकार भी ले मन से काम, और फील्ड वर्क हमको ज़्यादा करना चाहिए कि कहाँ कौन सी खेती होती है। कृषि विशेषज्ञ लोगों को जो है द्वारा ये होना चाहिए कि भाई हम इस क्षेत्र में कौन सी खेती हो जाए। अभी आपने हेम्प की खेती की बात करी है, तो इसके कुछ क्या आप उदाहरण बताएं कि किस तरीके से होती है, क्या है? कि हम जब ये नेट देख रहे हैं, नेट पे आजकल हम ये सर्च कर रहे हैं, तो जिस ढंग से विश्व में हेम्प की खेती होती है, मतलब बहुत सारे देशों में हेम्प की खेती की जाती है, और ये तो मैं तो सौभाग्य मानता हूँ उत्तराखंड का, जिन्होंने इसका लाइसेंस लिया। हिंदुस्तान में इसका ये नहीं थी, और अगर विश्व की तर्ज पर, जैसे विश्व के देश कर रहे हैं, उस पर हेम्प की खेती की जाए, ये तो हम 3 फसल तैयार कर सकते हैं। आपने युवा को प्रेरित करने के लिए हाईटेक खेती की बात करी है, किस तरीके की हाईटेक खेती थोड़ा बताइए। मतलब जैसे आजकल मशीनरी युग है, तो मशीनरियों के साथ हम इसको हाईटेक कर सकते हैं। जैसे हम जो है सिंचाई के लिए जो हम ड्रिप का इस्तेमाल कर सकते हैं, स्प्रिंकलर का इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसमें जो है, और सेब बीज भी हमें ऐसा लाने हैं जो उस, जैसे विदेशों में इस पे सेब की खेती है, भारत का और विदेशों का कितना अंतर है। हमको उसी तरह से खेती को आगे ये करना कि भाई वो चयनित करना, क्षेत्र चयनित करना कि यहाँ पर सेब हो सकता है, यहाँ अखरोट हो सकता है। अखरोट भी यहाँ के लिए बहुत लाभदायक है। जैसे हाईटेक खेती की बात करी है, शर्मा जी थोड़ा और विस्तार से बताएं इस बारे में। मैं आपको अभी अपने खेत में ले जाऊँगा, पहले सब्जी के ये दिखाऊँगा कि हाईटेक क्या है, क्योंकि ड्रिप से और उससे मल्चिंग से हमने वो जो है उसमें हमें निराई न गुड़ाई करनी, और उसमें कीट पतंगा भी कम करना, वो सब्जी का ये हाईटेक है। और बगीचे में ये कि जैसे सेब का ये लगाना, हमने सेब में हमको वो पौधा लगाना जो तीसरी साल हमको फल दे। ये नहीं लगाना कि 10 साल बाद फल मिलेगा, तब तो आदमी छोड़ के ही तो जाएगा, और क्या करेगा। हाईटेक उसी का चयन करना हमने क्षेत्र के हिसाब से, जैसे हमको जो है 900 मीटर की हाइट में जो है उसमें के आसपास हमें उसी पौध को लगाना है, जैसे उससे सेब वहाँ नहीं होगा। आप कितनी कोशिश कर लो, वहाँ सेब नहीं होगा। इसके लिए कुछ सॉइल टेस्टिंग वगैरह का भी कुछ प्रावधान? सॉइल टेस्टिंग ये कि हमको हर खेत की सॉइल टेस्टिंग करानी चाहिए कि हमारे को किन किन तत्वों की कमी है, क्या क्या है, वो पेड़ कौन कौन से तत्वों का ये मांगता है। उसके लिए हमको सॉइल कार्ड बनाने, हमारे गाँव में पूरे गाँव में सॉइल कार्ड बनाना, हमारे गाँव में किसान जो सॉइल कार्ड पे एक करते हैं। इसी तरह से हमने पूरे क्षेत्र को चुनना है, ताकि जैसे 900 तक आप आम ये उगा सकते हैं, और 1200 मीटर से ऊपर आप अखरोट तैयार कर सकते हैं। बागवानी अखरोट तो एक ऐसा पौधा है जिसमें कोई दवाई नहीं डालनी पड़ती, कोई भी लगाने के बाद कोई काम नहीं करना पड़ता, सिर्फ उसका ये है कि वो चयनित वो करना है कि जैसे दूसरे देशों में हो रहा है, अगर हमको अच्छी पौध मिले और जो ज़्यादा ऊँची नहीं जाए, क्योंकि हमारे यहाँ के अखरोट तो 30-30 मीटर लंबे होते हैं और 10-15 साल बाद फल देते हैं, बीज अखरोट होता है। अगर अखरोट की बात करी आपने कि हमारे यहाँ बहुत लंबा पेड़ हो जाता है, तो क्या एक इसकी औसतन, इसकी ऊंचाई और किस तरीके का वृक्ष होना चाहिए? तो हमने टर्की का ये देखा, मतलब टर्की का वीडियो हमारे पास आया था, तो जब हमने वहाँ की खेती देखी, वहाँ के किसान से वार्ता की, तो वहाँ जो है वहाँ 10 मीटर से ऊपर अखरोट का पेड़। 10 मीटर? 10 मीटर। टर्की में आपके किसान से वार्तालाप हुई है? मतलब हमारे मित्र लोग हैं देहरादून में, उन्होंने इसकी पौध भी बुक कराई थी टर्की से, 20,000 पौध, 20,000 पौध बुक कराई थी, लेकिन वो इस समय इस महामारी के चलते लेकिन नहीं ला सके। वो किस तरीके का पौधा है जो टर्की से मंगाया जा रहा है? वो बिल्कुल कारजी पौधा,
एकदम से इतना बढ़िया दाना है, उसका मैं आपको फ़ोटो भी दिखा सकता हूँ। तो उसके लिए जो वहाँ से पौध मंगाई जा रही है, तो क्या हमारे जलवायु उसके लिए अनुकूल है या किस तरीके मतलब से? आपने जहाँ हमारे यहाँ अखरोट का पौधा हो रहा है वहाँ वो जिस जगह अखरोट होगा वहाँ अखरोट ही होना है। मतलब ये नहीं कि हम अच्छा, उसके लिए कोई विशेष जलवायु या विशेष उस तरीके की ज़रूरत नहीं है? उसके लिए मतलब हमने ये देखा कि 1200 मीटर से ऊपर अखरोट हमारे पूरे उत्तराखंड में हो सकता है। यहाँ तक देखा मैंने कि बद्रीनाथ में मैंने 2 पेड़ अखरोट के देखे और कोई पौधा नहीं। बद्रीनाथ में 2, मैं हैरान हो गया। मैंने तब सोच रहा था कि देखिए काश उत्तराखंड, हमारे पास जलवायु विश्व की जलवायु, लेकिन हम भटक रहे हैं। इसके लिए सरकार का सहयोग चाहिए और आप लोगों का सरकार सहयोग चाहिए, क्योंकि अगर मीडिया इसमें ये करे, आज तो घर घर ये है, सोशल मीडिया के माध्यम से आप पूरी जानकारी दे सकती है, उसकी आप पूरे विशेषज्ञ बन जाएंगे आप धीरे धीरे कि भाई हमें, और वो सारा श्रेय आपको मिलेगा। शर्मा जी, जैसे सरकार ये प्रशिक्षण देती है, मैंने कई बार सुना कृषि विभाग प्रशिक्षण दे रहा है, बागवानी विभाग जो है ये प्रशिक्षण दे रहे हैं, तो किस तरीके का प्रशिक्षण देते हैं ये लोग? आपके हिसाब से प्रशिक्षण देने की जो प्रक्रिया कैसी होनी चाहिए? क्योंकि आप एक खुद किसान हैं तो आपको ज़्यादा पता होगा। मतलब किसानों को जो प्रशिक्षण देना उस जगह जिस चीज़ की हमने खेती करानी वहाँ जहाँ के किसानों से हमको उस जगह ये देना जहाँ वहाँ का, या तो किसी किसान के यहाँ तो जो असली बड़े प्रगतिशील किसान है जो खुद तैयार कर रहा है, ये नहीं कि एक कमरे में बैठ करके जो है हमने जो प्रशिक्षण दे दिया, या फिर जैसे हम ड्रिप का प्रशिक्षण है, ड्रिप का प्रशिक्षण मैंने जलगांव में दिया था और ड्रिप का प्रशिक्षण हमने पूसा में भी किया। जब पूसा में दोबारा गया तो जो हमने दिखाया हमने उसके ज़्यादा अच्छाइयाँ बताई, क्योंकि हमारे पास जो है यहाँ ड्रिप के लिए जो है हमें मशीन की ज़रूरत भी नहीं, किसी पावर की ज़रूरत नहीं। हमारे पास तो ढालदार ज़मीन है, ऊंचाई पे पानी का टैंक और नीचे हमारा ड्रिप का काम खुद करता है, स्प्रिंकलर का काम इसी तरह से ये करता है। तो ये जो है इस तरह की प्रशिक्षण ऐसी जगह दो, या तो किसान के खेत में दो, या कोई विशेषज्ञों को बुलाकर किसानों के बीच कि भाई यहाँ इस तरह का ये आंखों देखी सही होती है, कानों सुनी। शर्मा जी, सरकार से मिलने वाली मदद जो स्कीम्स वगैरह होती हैं, क्या वो किसान के लिए पर्याप्त होती हैं? क्या किस तरीके से बताएंगे आप? मतलब हम अब वो तो हम ये बोल नहीं सकते पर्याप्त, तो मतलब थोड़ा सहायता करते सरकार कर रही है, लेकिन हम ये चाह रहे थे कि जो किसान खुद कोई चीज़ खरीद के लाए सब्सिडी उसके बाद उसको दी जाए। यहाँ वो चयनित करते हैं, अपने वो दुकानदारों को चयनित करते हैं, उस हिसाब से जो है दूसरे जहाँ हमको अच्छा ये मिलता है वहाँ हम अपने पसंद का सामान नहीं खरीद सकते, हमको वही फिर उसी में सब्सिडी वो लेना पड़ता है कि भाई वो सब्सिडी, लेकिन उतना हम किसान तो उससे मैं तो पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं। शर्मा जी, जैसे ये कृषि विभाग हो गया, बागवानी विभाग हो गया, इससे क्या किसानों को बीज खाद वगैरह मिलता है या नहीं, किस तरीके से? सरकार ये बीज का ये कर रही है कि बीज ये, लेकिन समय पर एक तो बीज नहीं मिलता, सबसे बड़ी बात है। दूसरा ये कि किसान अपनी पसंद का बीज ले गए, उनका तो जिस डीलर से ले रखा है एक ही किस्म का बीज है सर। अगर हमको बढ़िया बीज मिलेगा तो मैं तो उसी पे ये कह रहा हूँ कि जब जो आदमी बीज खरीदता है कोई, उसको उसके उपरांत सब्सिडी दे, उस सब्सिडी का हमारे को इतना ये फायदा, क्योंकि हमको बीज बढ़िया चाहिए, उत्तम क्वालिटी का चाहिए बीज। उसकी गुणवत्ता ठीक नहीं होती है क्या, किस तरह? उसकी गुणवत्ता कहाँ, जो हम जो बीज ला रहे हैं, हम इस क्षेत्र में जो टमाटर उगा रहे हैं हम सोलन से ला रहे हैं सारा बीज, कोई भी हम इस तरह का बीज, हम ये कह रहे हैं कि किसानों को सब्सिडी देना है तो आप किसानों को जब बीज पक्की रसीद दे देंगे वो तब दो आप सब्सिडी किसी भी काम के लिए, ताकि वो तभी सफल है। अगर हम जो ये कि वो डीलर चयनित कर लेते हैं, उसके बाद वहाँ से उठाओ, और जो बीज से संतुष्टि नहीं। बिल्कुल आपका कहने का मतलब जो प्रक्रिया है वो ठीक नहीं है कि जो चयनित करके जो है दिया जाता है एक डीलर को? बिल्कुल वो प्रक्रिया इसलिए ये नहीं कि भाई उन्होंने तो टेंडर कॉल करना है, जो सबसे सस्ता वाला बीज देगा वो विभाग को मान्य है, और सबसे सस्ते वाला जो बीज देगा उससे जिसका सबसे घटिया बीज होगा उसका रेट सबसे सस्ता होगा। अच्छी कंपनियों का बीज तो वो क्यों सस्ता देगा, वो तो मतलब जो जिस चीज़ की हमको ज़रूरत है, आप देखोगे हम सिजेंटा का बीज सोलन से ला रहे हैं, सिजेंटा कंपनी, हमको देहरादून में नहीं मिला, देहरादून की दुकानों में नहीं मिला। तो इस तरीके की जो ये कंप्लेंट कह लो या शिकायत कह लो,
ये आपने कभी, आप तो खुद जो है नाबार्ड के सलाहकार हैं, आपने कभी इस तरीके की बात नहीं रखी? हम बीज तो लेते ही नहीं इनसे कभी। कुछ आपने इस तरीके की कभी बात नहीं रखी? आपका तो मतलब हमने तो कई जगह रखा, लेकिन वो सब कह रहे हैं कि अब हम क्या करते। एक दिन इसने तो ये कहा कि एक अधिकारी यहाँ तक बोला कि इसमें मेरी गलती नहीं थी, ऊपर सरकारी तंत्र ऐसा है। तब क्या बोलना। कृषि अधिकारी ने वो खुद ही लड़ गए थे, एक कृषि अधिकारी एक दूसरे वो लड़ गए थे आपस में कि बीज तो तुमने, मैंने बोला कि वो बीज तो लगाने लायक नहीं होता। वो तो आपस में उनकी तो लड़ाई हो गई थी आपस में। वो बोला कि मेरा कसूर तोड़ेगी नहीं, तो ऊपर का कसूर है सरकारी तंत्र का। अब तब हम किससे उलझेंगे? हम इसीलिए जो है इसमें ज़्यादा इस लफड़े में नहीं पड़ते। जैसे यहाँ पे कृषि विज्ञान केंद्र है, KVK है यहाँ पे, तो विज्ञान केंद्र है, वहाँ पे तो अच्छे बीज और अच्छे वो मिलने चाहिए थे। अरे उन्होंने भी जब पिछले साल हमको टमाटर का बीज फंसाया तो हम उसके सिर पकड़ के बैठ गए। वो बीज जो है उन्होंने पहले तो दिया, और दिया कैसे कि सर्दी का टमाटर दिया हमको, और उन्होंने कहा आप आजमा लो, ये बहुत अच्छा टमाटर। हाँ, न्यूज़पेपर में भी था। हाँ, मैंने लगाया वो टमाटर। हाँ, मैंने वो टमाटर लगाया और सर्दी में इतना बढ़िया टमाटर था, इतनी लायक। उन्होंने कहा कि आप इसमें जून में लगाओ, चाहे कितनी चिलचिलाती धूप हो और कितनी भयंकर सर्दी हो, चाहे बर्फ़ के बीच हो, ये इसकी लाग यही है। और मैंने पूरे गांव को बंटवाया वो टमाटर। मैंने कंप्लेंट की है, मैंने वहाँ पंतनगर कंप्लेंट की है उस अधिकारी की। मैंने कहा इस तरह से चौपट हो रहा है। अब देखिए, और जब टमाटर लगा बहुत, लेकिन मंडी तक उसका सॉस बन जाता था क्रेट। उसकी लाइफ इतनी खत्म थी। अरे इतना नुकसान हुआ कम से कम। या पिछले साल हम अब क्या बताएं, मैंने कंप्लेंट है मैंने वहाँ दी, ढकरानी में ही दी, वहाँ लेके तो कि भाई इस तरह से हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो पहले उन्हें जो अपने यहाँ ये करना था, उसका प्रशिक्षण करना था कि जो उनके पास सफल है उसको दो। तो मतलब कहना है आपका बीज वो सही था, लेकिन वो जानकारी गलत थी कि कब लगाना चाहिए था। जानकारी के अभाव में मारे गए हम लोग। वो सर्दी का टमाटर था, गर्मी में दिया, लेकिन जब तक यहाँ से मेरे जो है, मैंने एक दिन में 100 करेटें तोड़ी, तो 100 करेट में 50 हमने वहीं फेंकी खेत में ही, 50 भेजी दिल्ली के लिए, और दिल्ली में जो है किराया भी मुझे जेब से देना, वो सॉस बन गया। तो एक अधिकारी की जानकारी के अभाव से किसानों को खामियाजा भुगतना पता नहीं कितने लोग, गांव वालों ने क्या समझा, मैंने लाए थे उनको यहाँ बीज वितरण करने, गांव वालों ने समझा इसकी मिली भगत है इनके साथ। तो ये इस तरह का क्या होता है। अभी जैसे सोशल मीडिया की बात करी आपने, पत्रकारिता की बात करी है, किस तरीके से सोशल मीडिया का सहयोग आपके इस खेती बागवानी के साथ किया जा सकता है? एक बात है कि अगर जैसे हम खेती कर रहे हैं, दूसरा आंखों देखी सही होती है, दूसरा देख के जरूर करेगा वो खेती। जब इसको देखने वाला नहीं होगा, उसको क्या पता कि मैं क्या कर रहा हूँ। सोशल मीडिया से यही जानकारी तो हर गाँव तक पहुँच रही है, और हर आदमी हमसे क्वेश्चन कर रहा है कि इस खेती में ये काम कर रहा हूँ और मेरे सामने ये दिक्कत आ रहा है, कि फ़ोटो सहित भेजता हूँ। व्हाट्सअप ग्रुप से हम जुड़े हुए हैं ना, तो फ़ोटो सहित भेजता कि मेरे सामने, तो कितना अच्छा है। और पत्रकार लोग भी अगर ये हौसला बढ़ाए किसानों का। और एक बात देखिए कि मैंने जो है कई राष्ट्रीय पुरस्कार मिले मुझे, और उससे मुझे मेरा हौसला कितना बढ़ा। तभी तो मैं लग रहा था, नहीं तो मुझे क्या ज़रूरत थी, मैं तो सोचता कि कहाँ करूँ इस तरह। पत्रकार भी है कि अगर किसानों को हाईलाइट करे, खेती वो दिखाए कि भाई देखिए वहाँ हमने ये खेती देखी है और इस तरह की खेती हो सकती है, उसको आपकी भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो जैसे सोशल मीडिया के माध्यम से चलो किसान तो जुड़ जाएगा, अधिकारी कर्मचारियों को भी क्या जुड़ना चाहिए इससे? तो पत्रकार तो वहाँ किसी से भी ये कर सकती है क्वेश्चन कि भाई वहाँ पर ये समस्या, वहाँ ऐसा क्यों नहीं हो रहा, इस तरह। मतलब अधिकारियों के इसमें भी हम जुड़े हुए हैं इसमें ग्रुप में, लेकिन वो ज़्यादा उसका इंटरेस्ट नहीं है। शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे डिजिटल सारथी पेज पर आने के लिए, और इस सोशल मीडिया के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहते हैं किसानों को और समाज को, जो किस खेती से जो है परहेज करने लगा है? धन्यवाद तुम आपको देते कि जो इतने दूरस्थ क्षेत्र में यहाँ पहुँची है, और ये डिजिटल साथी जो आपने चलाया है, मुझे बहुत खुशी हुई। कि नहीं तो यहाँ तो बहुत कम लोग, अगर शायद पत्रकार तो बहुत कम। एक बार दूरदर्शन वाले आए, 1-2 बार, वो भी मैं नहीं लाए थे यहाँ तक पहुँचाए उनको, लेकिन आप खुद आए हैं, अपने से इतना ही कर रहे हैं। आप ये संदेश, आपके माध्यम से हम ये संदेश देना चाहते हैं आज के युवाओं को, जितनी 2-2, 4-4 हज़ार की नौकरियों पर अपनी ऐसी तैसी कर रहे हैं, होटलों में जूठे बर्तन मल रहे हैं, अपनी खेती में आज़ादी के साथ काम करिए और मन लगा के काम करिए। आपके साथ सरकार भी फिर साथ देगी जब हम करके दिखाएंगे कि हम ये कर रहे हैं। मेरा तो यही सभी से निवेदन है, युवाओं से,
विशेष करके कि आप खेती की तरफ, जब हम जैसे बूढ़े लोग कर रहे हैं खेती, तो युवा तो उसके अंदर तो और शक्ति है। बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा जी, आपको समय देने के लिए धन्यवाद।